मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मेरे दोस्तों और मेरे युवा साथियों, आप सबको मेरा नमस्कार और अभिनंदन। जैसे आप जानते होंगे, मेरा नाम राधा सुखानी है। व्यवसाय से मैं डॉक्टर हूँ। आज हम हार्ट बर्न एसिड रिफ्लक्स यानी कि छाती और पेट में जलन की बीमारी के विषय में चर्चा करेंगे। पिछले 20-25 साल से यह बीमारी शहरी नागरिकों में बहुत ही प्रचलित है। आप समझ लीजिए हर तीसरे और चौथे को यह बीमारी है। कारण क्या है? कारण है कि हमारा भोजन और हमारे पानी और पेय पदार्थ प्राकृतिक नहीं रहे, काफी मात्रा में फैक्ट्री के बने हुए हो गए हैं। और आप तो जानते ही हैं कि फैक्ट्री का बना हुआ खाना और फैक्ट्री का बनाए हुए पेय पदार्थ रिफाइंड और परिष्कृत ज्यादा होते हैं। साथ ही साथ हमारी दिनचर्या बिगड़ी हुई है। रात की नींद नहीं है पूरी और खाने का काम सुबह से शुरू हो जाता है और रात को 10, 11, 12 बजे तक चलता रहता है। 2-3 भोजन के अलावा 3 या 4 नाश्ते, कड़क चाय, कड़क कॉफी चलती रहती है। इससे पेट में एसिड बढ़ जाता है और साथ ही साथ पेट पे दबाव बहुत रहता है क्योंकि पेट भरपूर रहता है। मोटापा भी ज्यादा है, उसकी वजह से भी पेट पे दबाव ज्यादा पड़ता है। अब दवाइयां तो अनगिनत ही हैं, पर कोई भी दवाई इस बीमारी का निवारण नहीं करती। रोज के रोज लेनी पड़ती है। सबसे गंभीर समस्या तो ये है, जब यह दवाइयां 2 या 3 महीने से ज्यादा ली जाती हैं, तो शरीर के लिए बहुत हानिकारक होती हैं। कई अंगों पर इनका दुष्प्रभाव पड़ता है। तो आप बताएं कि इसको समस्या को कैसे हल करें। तो यह तो जानी मानी बात है कि ज्ञान ही हमारी समस्या का समाधान देता है और अज्ञान से हम शक्तिहीन हो जाते हैं। तो अगर हमें हार्ट बर्न एसिड रिफ्लक्स का ज्ञान होगा, उसका कारण पता होगा, तो हम इसका निवारण कर सकते हैं। क्योंकि मेडिकल फील्ड में यह जानी मानी बात है कि अगर बीमारी का कारण पता न हो तो उसका निवारण नहीं कर सकते। तो अगर हमें कारण पता चल गया तो हम प्राकृतिक नियमों से खुद ब खुद इसका निवारण कर सकते हैं। आज इसी विषय पे चर्चा करेंगे। अगर आपको इस विषय के बारे में लिखित जानकारी चाहिए तो आप हमारी वेबसाइट पे जाएं www.foodlifestylebalance.com। ये वीडियो आप जो देख रहे हैं ये भी हमारी वेबसाइट पे पोस्टेड रहेगा, यूट्यूब पे भी पोस्टेड रहेगा। अब सबसे पहले ये एसिड रिफ्लक्स बीमारी है क्या? जब हम भोजन खाते हैं तो भोजन की नली, जिसको इसोफेगस बोलते हैं, उसके जरिए वह खाना हमारे पेट या आमाशय में पहुंचता है। जैसे कि खाना वापस ऊपर भोजन की नली में न जाए तो एक बड़ी शक्तिशाली मांसपेशी, जिसको लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर कहते हैं, वो इसका भोजन नली में जाने से रोक लगा देती है। अब सुविधा के लिए हम इसको स्फिंक्टर बोलेंगे, इस मांसपेशियों को स्फिंक्टर बोलेंगे क्योंकि इसकी चर्चा कई बार आएगी। अब सारी आंतड़ियों में हमारा स्टमक या आमाशय एक ऐसा अंग है जिसका पाचन रस अम्लीय होता है, एसिडिक होता है। क्यों एसिडिक होता है? क्योंकि ये हमारे को प्रोटीन को हजम करने में मदद करता है। हम जितना ही ज्यादा प्रोटीन खाएंगे उतना ही अम्लीय पाचन रस ज्यादा होगा। और आजकल तो आप समझते हैं कि सभी को हाई प्रोटीन लो कार्ब डाइट की धूम मची है, तो भोजन तो हमेशा संतुलित ही करना चाहिए। बहुत ज्यादा हाई प्रोटीन भी हमारे लिए हानिकारक होता है। तो एसिड रिफ्लक्स इसलिए हो जाता है कि अगर पेट में या आमाशय में एसिड की मात्रा ज्यादा हो, वो भोजन पे निर्भर है, जीवन शैली पे निर्भर है। उसके सिवाय अगर हमारा स्फिंक्टर कमजोर हो जाता है, उसके कारण आगे बताएंगे, तो भी एसिड रिफ्लक्स हो जाता है। फिर अगर पेट पे दबाव ज्यादा हो जाता है, खाना खूब भरपूर खा लिया, मोटापा है, पेट में चर्बी है, तो भी आमाशय पे या पेट पे दबाव ज्यादा पड़ता है और एसिड रिफ्लक्स हो जाता है। तो ये इसके 3 खास कारण होते हैं। अब एसिड रिफ्लक्स की हमारे यहाँ महामारी आधुनिक समय में क्यों हो गई है?
इसके कारण जैसे मैंने आपको बताए कि भोजन और पेय पदार्थ ये दोनों प्राकृतिक नहीं रहे, ये फैक्ट्री के बने हुए हो गए हैं। और ये जो पदार्थ जो हमें फैक्ट्रियों से मिलते हैं उसमें एक तो पानी की मात्रा कम होती है, दूसरा रिफाइंड या परिष्कृत ज्यादा होती है, जैसे कि परिष्कृत तेल, परिष्कृत गेहूं का आटा बहुत महीन और सफेद चीनी। तो इन सब से एसिड की मात्रा पेट में ज्यादा बढ़ती है। फिर हमारी दिनचर्या जैसे मैंने बताया में कोई संतुलन नहीं रहा। दिन में कई बार खाने हो जाते हैं, नाश्ते हो जाते हैं, कड़क चाय, कड़क कॉफी हो जाती है। हमारा खाने का समय हमारे पेट के विश्राम के समय से ज्यादा लंबा हो गया है। दिन में 15-16 घंटे खाना चलता रहता है और उपवास का समय रात का सिर्फ 8 या 10 घंटे। जबकि प्रकृति ने हमारी आंतड़ियां ऐसी बनाई हैं जिससे कि हमें आराम तभी मिलता है जब हमारी आंतड़ियां 12 या 14 घंटे आराम में रहें, और यह आजकल नहीं हो रहा। खाना ज्यादा होता है, विश्राम कम होता है। उसके से सबसे ज्यादा नुकसानकारक बात जो है वो रात को देर का खाना है। अगर आपने रात का खाना 8 बजे के बाद खाया तो समझ लीजिए कितना भी अच्छा भोजन, पौष्टिक भोजन आपने खाया, वो एक तो चर्बी में बदल जाएगा। दूसरा, जब हम रात को भरपेट खा करके सो जाते हैं तो समझ लीजिए एसिड और खाने की थैली भरपूर लेके सो जाते हैं, तो एसिड रिफ्लक्स तो निश्चित ही है। अब हमारे जो फैक्ट्री के खाने हैं वो अम्लीय या एसिडिक ज्यादा है, और जो प्राकृतिक खाने हैं जैसे सब्जियां और फ्रूट वो एल्कलाइन या क्षारीय हैं। हमारा शरीर भी एल्कलाइन है। तो कौन सी चीजें हैं हमारे कमर्शियल खाने में जिससे एसिड बहुत ज्यादा हो जाता है? एसिड बहुत ज्यादा हो जाता है जब आप मांस ज्यादा खा रहे हैं, दूध ज्यादा पी रहे हैं, चीनी ज्यादा खा रहे हैं, महीन आटा ज्यादा खा रहे हैं, डबल रोटियां, पाव, केक, पेस्ट्रियां ज्यादा खा रहे हैं, मिठाइयां, चॉकलेट ज्यादा खा रहे हैं, कड़क चाय और कड़क कॉफी जिसमें खूब दूध और चीनी डली हुई है उसको काढ़ काढ़ के पी रहे हैं, उससे भी बहुत एसिडिटी हो जाती है। फिर उसके बाद सोडा ड्रिंक्स जो हैं वो बहुत अम्लीय होते हैं, और शराब भी अम्लीय होती है। तो आप समझ सकते हैं कि किन चीजों से आपका एसिड बढ़ता है। अब हमारे भोजन में 4 ऐसे पदार्थ हैं जो फैक्ट्री में बनते हैं, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक हैं। न कि एसिड रिफ्लक्स बढ़ाते हैं, पर मोटापा और डायबिटीज भी ला देते हैं। और वो 4 विषैले पदार्थ हैं आपका परिष्कृत या रिफाइंड तेल। हर तरह की बीमारी इसी से आती है। सबसे पहले तो घर से इसको निकाल के फेंकिए। उसके बाद महीन गेहूं का आटा सब बीमारियों की जड़ बना हुआ है। हमारी सफेद चीनी जिसमें कुछ भी पौष्टिक पदार्थ नहीं है, सिर्फ मिठाई है, वो फिर तीसरा विषैला पदार्थ है। और चौथा गंभीर विषैला पदार्थ है हमारी सोडास। ये खास करके जो ब्राउन कलर की सोडा जैसे पेप्सी और कोका कोला होती है ये बहुत ही अम्लीय है। साथ में इनमें चीनी, रासायनिक चीनी होती है जिसको हाई फ्रक्टोज कॉर्न सिरप बोलते हैं। ये सारी बीमारियों की जड़ बनी हुई है। अगर हम खाना बाजार का खा रहे हैं तो समझ लीजिए ज्यादा से ज्यादा पैकेट का, डब्बों का, जो पैकेटों में बंद है वो खा रहे हैं, वो बहुत सूखा होता है। जब उसमें पानी की, खाने में पानी की मात्रा कम होती है, उसको हजम करना बहुत मुश्किल होता है, बहुत ज्यादा समय लगता है। तो आप समझ लीजिए कि अगर आप फास्ट फूड, जंक फूड, ड्राई फूड, पैकेज फूड खा रहे हैं तो उसको पचाने में 16 या 24 घंटे, अन्न को पचाने में भी 16 और 24 घंटे, दाल पचाने में भी ज्यादा टाइम लगता है। पर अगर आप फल और सब्जियां खा रहे हैं तो उनको पचाने में 3 या 6 घंटे। तो आप समझ लीजिए इन दोनों का मिश्रण करके खाना है। तो समझ लीजिए अगर आप 100 ग्राम अन्न खा रहे हैं तो 400 ग्राम अगर आप सब्जी फल खाएंगे तो आपका हाजमा, डाइजेशन एकदम अच्छी तरह से रहेगी। एसिड का प्रॉब्लम भी नहीं होगा क्योंकि सब्जियां और फ्रूट तो एल्कलाइन होते हैं, बाकी सब चीजें एसिडिक हैं। फिर हमारी आदतें पड़ गई हैं कि हम मीठी चीजें बहुत ज्यादा पी रहे हैं। फ्रूट को तो छोड़ दिया है और फ्रूट का जूस का हाथ थाम लिया है कि जूस जो है वो हमारे लिए, सेहत के लिए अच्छा है, पर ये बात बिल्कुल गलत है। क्योंकि फाइबर जो अच्छा है हमारी सेहत के लिए उसको तो हम कचरे में डाल देते हैं। ऑरेंज जूस सबसे ज्यादा एसिडिक होता है। तो ये सिट्रस फ्रूट जिसको बोलते हैं उनसे एसिडिटी ज्यादा आती है, और आप समझ लीजिए कि 1 ग्लास ऑरेंज जूस में 4 नारंगियों का रस होता है। तो आपके लिए वो बहुत ही अम्लीय, एसिडिक है। कड़क चाय और कड़क
कॉफी जिसमें खूब दूध, खूब चीनी, खूब काढ़ा हुआ है, बहुत ज्यादा एसिडिक है आपके लिए। उसके बाद तो अपन ने बात करी थी कि जितनी भी सोडा है वो उसमें मीठा ज्यादा है और उसमें अम्लीय पदार्थ ज्यादा है। फास्फोरिक एसिड होता है जो ब्राउन कलर की सोडा जैसे पेप्सी और कोका कोला होती है, तो वो बहुत ज्यादा अम्लीय होती है। अब मैंने जैसे आपको बताया कि रात को देर से खाना हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही हानिकारक है। एक तो चर्बी ज्यादा बन जाती है और दूसरा खाना हजम नहीं होता। तो हमारे सारे अंगों का नियंत्रण जो है हमारे मस्तिष्क की घड़ी में है। जी हाँ, साइंस ने पिछले 10 साल में रिसर्च करके यह बताया है कि हमारे दिमाग में, मस्तिष्क में एक स्पेशल सेल्स होते हैं, तंत्रिकाएं होती हैं ब्रेन में, जिससे जो घड़ी का काम करती है। और ये घड़ी सूर्य प्रकाश के 24 घंटे के काल चक्र से जुड़ी है। सारे के सारे अंग दिन के समय तो सक्रिय हैं, पर रात के समय विश्राम का समय है। उस समय मरम्मत होती है, उस समय कायाकल्प होता है। हमारी आंतड़ियां 10 बजे के बाद बिल्कुल ढीली पड़ जाती हैं। तो सोच लीजिए, जो भी खाना आप देर से खा रहे हैं, 8 बजे के बाद खा रहे हैं, वो पेट में पड़ा रहता है। जब पेट में खाना ज्यादा देर तक पड़ा रहता है तो एसिड भी बना रहता है, और अगर वो खाना कहीं आगे नहीं जा सकता तो पीछे की तरफ मुड़ करके भोजन की नली में जाने की आशंका ज्यादा रहती है। इसीलिए एसिड रिफ्लक्स देर से खाना खाने वालों को बहुत ज्यादा होता है। अब मैंने आपको बताया कि दवाइयां अनगिनत हैं। पिछले 40 साल में फार्मास्यूटिकल कंपनीज एसिड रिफ्लक्स की दवाइयां बना बना करके बहुत अमीर हो गई हैं। अरबों खरबों कमा लिए हैं उन्होंने, लेकिन बीमारी को निवारण नहीं कर सकी ये दवाइयां। उसको रोज के रोज लेना पड़ता है। ये सिर्फ लक्षण का इलाज करती हैं, लेकिन बीमारी का निवारण नहीं करती। फिर अगर इनको 8 हफ्ते से ज्यादा लिया गया तो शरीर के लिए हानिकारक है, शरीर के अंगों पे बहुत ही दुष्प्रभाव है। जब ये दवाइयां शुरू शुरू में आई थी, तब सबको यह बताया गया था, डॉक्टरों को यह निर्देश दिया गया था कि ये दवाई 8 हफ्ते से ज्यादा प्रिस्क्राइब न करें। लेकिन आजकल लोगों को ये दवाइयां ऐसे ही मिल जाती हैं दुकान पे, तो वो लोग इनका बहुत ज्यादा प्रयोग करते हैं और इसकी वजह से शरीर में और कई दुष्प्रभाव आ जाते हैं। अब एसिड रिफ्लक्स दवाइयों के बहुत ही गंभीर शरीर पे दुष्प्रभाव होता है। ये इसलिए होता है कि हमारा जो आमाशय है उसमें एसिड होता है। उस एसिड की मदद से कई मिनरल्स जैसे कि कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, आयरन वहां से एब्जॉर्ब होते हैं या उनका शोषण वहां से होता है, हमारे आमाशय से। साथ में साथ विटामिन डी, B12 उसका शोषण भी वही होता है। तो आप समझ लीजिए, अगर आप एसिड रिफ्लक्स की दवाइयां 8 या 10 हफ्ते से ज्यादा ले रहे हैं तो आपको कैल्शियम की भी कमी, मैग्नीशियम की कमी, जिंक की भी कमी, आयरन की कमी, विटामिन डी की कमी और B12 की कमी हो जाती है। तो उससे क्या हो जाता है, अगर आपको कैल्शियम की कमी हुई तो आपकी हड्डियां कमजोर, हड्डी जल्दी से टूट जाएगी, खास करके कलाई की हड्डी। जो लोग बहुत देर तक एसिड रिफ्लक्स की और बहुत समय तक एसिड रिफ्लक्स की दवाई लेते हैं तो फ्रैक्चर भी ज्यादा होते हैं, ऑस्टियोपोरोसिस भी बहुत ज्यादा हो जाती है। फिर दूसरा प्रॉब्लम है कि अगर मैग्नीशियम की कमी हो, साथ ही साथ कैल्शियम की भी कमी हो, तो मसल्स में या मांसपेशियों में गठन बहुत ज्यादा हो जाती है, जिसको हम बोलते हैं क्रैम्प्स। तो मसल क्रैम्प्स खास करके टांगों में बहुत ज्यादा हो जाता है। अगर आपको मसल क्रैम्प्स बहुत ज्यादा हो रहे हैं तो आप समझ लीजिए आपको मैग्नीशियम और कैल्शियम की कमी है। ये ध्यान दें, कहीं ऐसी रिफ्लक्स की दवाई तो बहुत ज्यादा नहीं ले रहे हैं आप, और उसको आपको बंद करना पड़ेगा, क्योंकि इनका इन चीजों पे बहुत ही ज्यादा दुष्प्रभाव है। फिर पिछले 5 साल की रिसर्च ने यह भी बताया है साइंस को कि अगर एसिड रिफ्लक्स की दवाई ज्यादा समय तक ली जाए तो किडनीज के ऊपर बहुत इफेक्ट आ जाता है, किडनीज फेल भी हो सकती हैं, आपकी स्मरण शक्ति भी कम हो सकती है इन दवाइयों की वजह से। और आजकल तो यह भी बताया गया है कि पेट की कैंसर का सबसे बड़ा कारण है एसिड रिफ्लक्स की दवाई रेनिटिडीन। और आजकल तो अमेरिका में इसके ऊपर बहुत सारे मेल प्रैक्टिस लॉसूट्स भी हो रहे हैं, क्योंकि ये वकील ही एडवर्टाइज कर रहे हैं कि अगर आप रेनिटिडीन बहुत और जेंटेक बहुत देर तक ले रहे हैं और आपको पेट की कैंसर हो गई तो समझ लीजिए दवाई की वजह से है, हम आपको दवाई की कंपनी से पैसे दिला सकते हैं।
तो ये वाली चीज अब प्रचलित हो गई है कि ये दवाइयां ज्यादा लेने से आपको पेट की कैंसर भी हो सकती है। अब एक और भी समस्या खड़ी हो जाती है अगर आप एसिड रिफ्लक्स की दवाई बहुत देर तक ले रहे हैं, क्योंकि जब दवाई एसिड रिफ्लक्स की ज्यादा समय ली जाती है तो हमारे आमाशय का एसिड खत्म हो जाता है। और वो एसिड बहुत जरूरी है कि जो जीवाणु कीटाणु हमारे को खाने के जरिए से पेट में आते हैं, ये उनको एसिड मार गिराता है। तो अगर एसिड है ही नहीं तो क्या होगा? जीवाणु कीटाणु की मस्ती हो गई, वो बढ़ गए और इसकी वजह से बदहजमी शुरू हो जाती है और उससे डकारे, पेट फूलना और खाना हजम ना होना, ये सब के सब समस्याएं खड़ी हो जाती हैं। और फिर मरीज ये समझने लगता है कि शायद ये एसिड का प्रॉब्लम है और दवाई और भी ज्यादा ले जाता है, ले लेता है और उससे समस्या और भी ज्यादा गंभीर हो जाती है। तो समझ लीजिए कि अगर आप एसिड रिफ्लक्स की दवाई ज्यादा समय ले रहे हैं तो आपको जीवाणु कीटाणु पेट में ज्यादा हो जाएंगे। इसको बोलते हैं सीबो, स्मॉल इंटेस्टिनल बैक्टीरियल ओवरग्रोथ। जीवाणु कीटाणु का बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता है। अब जब ये दवाइयां बिकनी शुरू हुई 1980 के बाद 40 साल में, तो उस टाइम में डॉक्टरों को सफाई से ये निर्देश दिया गया था दवाइयों की कंपनियों की तरफ से कि आप ये दवाई 8 हफ्ते से ज्यादा प्रिस्क्राइब न करें। और इसी 8 हफ्ते में मरीज को आप समझाएं कि अपना खाना और अपनी जीवन शैली को बदलें जिससे ये बीमारी दूर हो जाए। लेकिन आजकल क्या हो रहा है? लोग महीनों सालों तक ये दवाइयां लेते रहते हैं और अपने शरीर को बहुत हानि पहुंचा रहे हैं। तो हमने आपको बताया कि एसिड रिफ्लक्स के कारण होते हैं कि पेट में एक तो एसिड ज्यादा है क्योंकि खाना गलत है, दूसरा हमारा जो स्फिंक्टर मसल है वो कमजोर हो गई है, और तीसरा हमारा पेट जो है उस पर दबाव बहुत ज्यादा है, और इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले बताना चाहती हूं मैं, सिर्फ एसिड रिफ्लक्स से सिर्फ छाती और पेट की जलन ही नहीं होती, और भी कई तरह के लक्षण आ जाते हैं। और ये लक्षण है कि आपकी पीठ में और गर्दन में लगता है कि बहुत गठन आ गई है, तो भी ये एसिड रिफ्लक्स हो सकता है। अगर आपके मुंह में कड़वा या खट्टा पानी आ जाता है, जो हमारा आमाशय का पाचन रस है, तो आपको एसिड रिफ्लक्स है ही। उस वो जो अम्लीय पाचन रस जब ऊपर आता है तो आपका वॉइस बॉक्स जो है उसमें सूजन आ जाती है और आवाज भारी हो जाती है। उसी वजह से आपको सांस की तकलीफ भी हो सकती है, दमा जैसे सिम्टम्स भी आ सकते हैं, कानों में भी दर्द या भारीपन हो जाता है, नाक जो है वो भी लगता है जैसे बंद हो गई है, और गले में खराश या गले में जलन भी हो जाती है। ये सब एसिड रिफ्लक्स के लक्षण हैं। अब हमारी प्रकृति हमारा बहुत ज्यादा साथ देती है। थोड़ा बहुत एसिड तो आम आता रहता है हमारी भोजन की नली में, लेकिन प्रकृति हमें साथ दे करके इसका निवारण कर देती है। वो कैसे? जब हम बैठते हैं या खड़े होते हैं तो ग्रेविटी जो है वो सारे खाने को नीचे की तरफ ही ले जाती है, ऊपर की तरफ आने नहीं देती। तभी एसिड रिफ्लक्स सबसे ज्यादा कब होता है? जब हम लेट जाते हैं बिस्तर पे और बैठे नहीं होते। और अगर रात को एसिड रिफ्लक्स होता है तो क्या करते हैं? बैठ जाते हैं, जैसे कि वो खाना और पाचन रस जो ऊपर आ गया है वो नीचे चला जाए। उसके बाद हमें ये ज्ञान नहीं होता कि हम सारा दिन थूक निकलते रहते हैं। ये प्रकृति का नियम है, हमें पता भी नहीं चलता और हम थूक निकलते रहते हैं। 1.5 लीटर हमारी थूक या लार बनती है एक दिन में, 24 घंटे में, ज्यादातर दिन के समय में, और वो हमारे पेट तक पहुंची रहती है जिससे एसिड ठंडा रहता है। पर रात के समय ये लार को हम निगलते नहीं है, इसलिए एसिड ज्यादा हो जाता है। उसके बाद प्रकृति ने हमारा जो स्फिंक्टर है उसको बहुत शक्तिशाली बनाया है, और कई मोटापे जैसी बीमारियां जब होती हैं तो ये स्फिंक्टर बहुत कमजोर हो जाता है। तो मैंने आपको बताया कि ये जो मांसपेशी है जिसको स्फिंक्टर बोलते हैं, ये हमारे लिए बहुत बहुत जरूरी काम करती है। पर ये स्फिंक्टर जो है वो कई बार इसलिए भी काम नहीं कर सकता जबकि पेट के ऊपर दबाव बहुत ज्यादा आ जाता है, जैसे खाना बहुत ज्यादा खा लिया या पेट में चर्बी ज्यादा है जिसकी वजह से दबाव आ रहा है। तो इन चीजों पे हम आगे फिर से चर्चा करेंगे। तो एसिड रिफ्लक्स जो है किस समय ज्यादा होता है? रात के समय ज्यादा होता है।
क्योंकि रात के समय हम लार नहीं निगल रहे हैं, रात के समय हम लेटे हुए हैं, तो ग्रेविटी हमारे को मदद नहीं कर रही है। अगर खाना देर से खाकर सो गए तो निश्चित है आपको एसिड रिफ्लक्स होगा। और अगर आपको मोटापा है तो वो भी एसिड रिफ्लक्स ज्यादा होगा, क्योंकि स्फिंक्टर मसल कमजोर हो जाती है। और ये स्फिंक्टर मसल इसलिए कमजोर हो जाती है क्योंकि डायफ्राम मसल जो है वो अगर कमजोर हो तो डायफ्राम मसल कमजोर कब होती है? मोटापे में। जब आप मोटे होते हो तो डायफ्राम में फैट आ जाता है, उसकी वजह से वो कमजोर हो जाती है। अब डायफ्राम का सबसे बड़ा काम ये होता है कि हमारी आंतड़ियों को और हमारे छाती के अंगों को, जैसे कि फेफड़े और दिल, उन दोनों को अलग करे। तो ये मसल बहुत शक्तिशाली होनी चाहिए। अगर ये मसल शक्तिशाली है तो हमारे को एसिड रिफ्लक्स से बचा के रखेगी। तो मोटापे में क्या होता है? एसिड रिफ्लक्स ज्यादा हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि डायफ्राम मसल बहुत कमजोर हो जाती है। उसके साथ ही साथ पेट में चर्बी ज्यादा हो जाती है, तो आमाशय पे या स्टमक पे प्रेशर बहुत ज्यादा आ जाता है। कई लोगों को तो जो बहुत ज्यादा मोटे होते हैं या मोटे नहीं भी होते पर उनका डायफ्राम कमजोर होता है, तो उनको एक बीमारी हो जाती है जिसको हाइटस हर्निया कहते हैं। हाइटस हर्निया का मतलब कुछ भी नहीं, जो आपका आमाशय है वो कमजोर डायफ्राम से खिसक करके और छाती की तरफ चला जाता है। ये बहुत परेशानी करता है। इससे पेट में दर्द बहुत ज्यादा होती है, छाती में भी दर्द होने लगती है, पीठ में भी दर्द होने लगती है। जैसे ही आप खाना खाते हैं तो ये दर्द शुरू हो जाती है। तो अगर आपको काफी दर्द हो रही है खाना खाने के बाद, तो डॉक्टर को सबसे पहला शक पड़ेगा कि आपको हाइटस हर्निया तो नहीं है। अब डायबिटीज के मरीज को भी एसिड रिफ्लक्स ज्यादा होता है, क्योंकि डायबिटीज के मरीज की आंतड़ियों की गति, आमाशय की गति चलने की कम हो जाती है, क्योंकि जो नर्व्स हैं वो कमजोर हो जाती हैं, और इस वजह से स्फिंक्टर भी कमजोर हो जाता है। और तभी डायबिटीज के मरीजों को बदहाजमी बहुत ज्यादा हो जाती है, एसिड रिफ्लक्स भी ज्यादा हो जाता है। अब कई दवाइयां, लोगों को दवाइयां लेने का आजकल बहुत शौक है, समझती हैं दवाइयां हर मरीज का निवारण है। निवारण नहीं है, सिर्फ लक्षण को थोड़ी देर के लिए दबाती हैं और बाकी शरीर को हानि ही पहुंचाती हैं। मैंने आज तक एलोपैथिक दवाई वो नहीं देखी जिसकी जिसका शरीर पे दुष्प्रभाव न हो। हर एलोपैथिक दवाई का कुछ ना कुछ दुष्प्रभाव होता है। तो आपकी कोशिश यही रहनी चाहिए कि आप प्राकृतिक नियमों से ही अपनी बीमारी को, खास करके फूड एंड लाइफस्टाइल डिजीजेज जिनको बोलते हैं, जैसे मोटापा हुआ, डायबिटीज हुआ, पीसीओडी हुआ, हार्ट डिजीज हुआ, एसिड रिफ्लक्स हुआ, कि इन बीमारियों को आप प्राकृतिक तरीकों से ही ठीक करें। क्योंकि कोई दवाई ऐसी नहीं है इन बीमारियों के लिए जो कि इन बीमारियों का निवारण करे, सिर्फ लक्षणों को दबा देती है और सारी उम्र दवाई लेनी पड़ जाती है, जिससे शरीर पर बहुत दुष्प्रभाव पड़ता है। तो कौन सी दवाइयां हैं जिससे एसिड ज्यादा हो जाता है? सबसे पहले तो दर्द की दवाइयां लेते हैं, जैसे एस्प्रिन हुई, एडविल हुई, ब्यूफेन हुई। कई दवाइयां जिनके अंदर थोड़ी मॉर्फिन होती है, उससे भी एसिड रिफ्लक्स ज्यादा हो जाता है। ब्लड प्रेशर की कुछ दवाइयां हैं उनसे भी, डिप्रेशन की कुछ दवाइयां हैं उनसे भी एसिड रिफ्लक्स ज्यादा हो जाता है। और पार्किंसोनिज्म की दवाइयां ऐसी होती हैं जिससे भी एसिड रिफ्लक्स ज्यादा हो जाता है। और अगर आप सिगरेट पीते हैं तो समझ लीजिए एसिड रिफ्लक्स आपके दरवाजे खटखटा रहा है, क्योंकि सिगरेट में निकोटीन होती है, और ये जो निकोटीन है हमारे स्फिंक्टर को बहुत कमजोर कर देती है, और उसकी वजह से एसिड रिफ्लक्स ज्यादा हो जाता है। फिर आपको अगर मानसिक तनाव है, मन में बेचैनी है, तो भी एसिड रिफ्लक्स ज्यादा होता है, क्योंकि मन की बेचैनी से भी हमारा आमाशय ठीक काम नहीं करता, उसकी अंदर की लाइनिंग जो है वो बहुत कमजोर हो जाती है और एसिड ज्यादा हो जाता है। तो इस पे भी ध्यान रखना है कि आप अपनी मानसिक शक्ति को सशक्त बनाएं। अब एसिड रिफ्लक्स कैसे पता चलता है डॉक्टर को हो गया? ज्यादा से ज्यादा वो ध्यान लक्षण पे ही देते हैं। अगर आपको छाती की जलन हो रही है, पेट की जलन हो रही है, जो बैठने से ठीक हो जाती है, तो समझ लीजिए एसिड रिफ्लक्स है। आवाज भारीपन हो रही है तो सोचिए एसिड रिफ्लक्स हो सकता है। गला खराब हो रहा है तो एसिड रिफ्लक्स हो सकता है। दमे के लक्षण आने लगते हैं, एसिड रिफ्लक्स हो सकता है। नाक हमेशा बंद रहती है तो भी सोचना है कि कहीं एसिड रिफ्लक्स तो नहीं है। और जैसे मैंने बोला कि ये सारे के सारे लक्षण ठीक होने लगते हैं जब आप बैठ जाती हैं, दिन के समय कम समस्या खड़ी होती है। फिर अगर आपको एसिड रिफ्लक्स हो रहा है
जलन की बीमारी हो रही है, तो उस समय अगर आप पानी पी लेते हैं, आधा केला खा लेते हैं, तो वो ठीक हो जाता है। अगर आप दूध और बिस्कुट खा लेते हैं, तो समझ लीजिए उस समय तो ठीक हो जाएगा, पर 1 डेढ़ घंटे में वही लक्षण वापस आ जाएंगे। तो सोचिए कि दूध और सोडा जैसी चीजें आप इस लक्षण को हटाने के लिए न काम लाएं। उसकी जगह पे अगर आप आधा केला खा लेंगे और पानी का 1 गिलास पी लेंगे, तो आपको एसिड रिफ्लक्स कम हो जाएगा, पेट की जलन कम हो जाएगी। एसिड रिफ्लक्स और हार्ट अटैक के लक्षण कुछ मिलते जुलते हैं। फर्क सिर्फ ये है कि हार्ट अटैक के लक्षण जो हैं वो थोड़े ज्यादा गंभीर होते हैं और पानी पीने से या थोड़ा केला खाने से ठीक नहीं होते। तो हार्ट अटैक के क्या लक्षण हैं जिसके बारे में आपको ध्यान देना है, क्योंकि हार्ट अटैक अगर हो रहा है तो आपको एकदम हॉस्पिटल जाना पड़ेगा और उसका इलाज करना पड़ेगा, नहीं तो आपकी जान पे खतरा आ सकता है। तो हार्ट अटैक में क्या होता है, जो छाती में दर्द होता है थोड़ा अलग तरीके का होता है, भारीपन बहुत ज्यादा हो जाता है छाती में, साथ में थोड़ी मितली आने लगती है, लगता है उल्टी सी हो रही है। अगर ये हो रहा है तो समझ लीजिए हार्ट अटैक की आशंका ज्यादा है। अगर जबड़े में दर्द हो रहा है, कूल्हे में दर्द हो रहा है, खास करके बाईं तरफ, तो वो भी हार्ट अटैक की निशानी है। अगर आपको सांस में तकलीफ हो रही है, हार्ट अटैक की निशानी है। और सबसे ज्यादा जरूरी, अगर आपको सिर पे पसीना आ रहा है तो समझ लीजिए हार्ट अटैक की निशानी है। अगर ये चीजें हो रही हैं तो आपको इमरजेंसी रूम में हॉस्पिटल में जाना पड़ेगा, क्योंकि आपकी जान को खतरा है। अब कई बार जो है ये छाती के जलन की बीमारी या पेट की जलन की बीमारी इतनी ज्यादा हो जाती है कि डॉक्टर आपको सलाह देता है कि आपका पेट की जांच करनी चाहिए, एक एंडोस्कोपी या एक पतली ट्यूब डाल करके, जिससे पता चले कहीं आपको अल्सर तो नहीं है, या तो अल्सर आपके पेट में है या आपकी जो भोजन की नली है उसको ज्यादा डैमेज तो नहीं हो गई है। तो इसके लिए ये एंडोस्कोपी करी जाती है। अगर आपका गला ज्यादा खराब हो रहा है तो भी आपका डॉक्टर आपको ईएनटी सर्जन के पास भेज सकता है देखने के लिए कि आपके वॉइस बॉक्स को और या आपके गले को ज्यादा एसिड से डैमेज तो नहीं हो रही। तो हम एसिड रिफ्लक्स का इलाज कैसे करते हैं, ये समझ के चलिए कि जो भी आप दवाई ले रहे हैं वो सिर्फ लक्षण को दबा रही है, वो बीमारी का निवारण नहीं कर सक रही। और ये दवाइयां 8 हफ्ते से ज्यादा नहीं लेनी चाहिए, यही डॉक्टरों को निर्देश दिया गया है, लेकिन इसका अनुसरण कोई भी नहीं कर रहा। तो ये 7-8 हफ्ते में जब आप ये दवाई ले रहे हैं तो इसी बीच में आप अपना भोजन बदलें, आप अपनी जीवन शैली बदलें। रिफ्लक्स को कम करने के लिए आप अपना बिस्तरे का सिर का हिस्सा ऊपर करें, ये दिखाएंगे आपको, या बाईं तरफ सोएं। मोटापे की तरफ ध्यान दें, पर अगर आप भोजन और जीवन शैली बदल रहे हैं तो मोटापा खुद ब खुद कम होता चला जाएगा। फिर घरेलू इलाज एसिड रिफ्लक्स में बहुत ज्यादा कामयाब हैं। आपका 8-10 दिन में ही एसिड रिफ्लक्स खत्म हो जाएगा, ये घरेलू इलाज इतने अच्छे होते हैं। फिर जो सेब का सिरका होता है वो भी एसिड रिफ्लक्स और बदहजमी के लिए बहुत ही ज्यादा कामयाब है। तो मैंने जैसे आपको कहा कि आपके पलंग या बिस्तरे का सिर का हिस्सा ऊपर करिए, इससे आप कोई लकड़ी का पाटला रख सकते हैं जो 6 या 9 इंच की थिकनेस का हो, मोटाई का हो, या आप 1-2 तकिए अपने बिस्तरे के नीचे रखें, जैसे सिर 40-45 डिग्री ऊपर रहे। और अगर आप बाईं तरफ सो सकते हैं तो बहुत अच्छा है, क्योंकि बाईं तरफ सोने से आपके आमाशय के पाचन रस और भोजन जो है वो बाईं तरफ झुक जाएगा और एसिड रिफ्लक्स के कम आसार होंगे। अब कौन सा खाना है जिस पर हमें ध्यान रखना है, जो एसिडिक है, जो अगर हमें एसिड रिफ्लक्स हटाना है वो नहीं खाना चाहिए, या उसकी मात्रा बहुत कम कर देनी चाहिए। तो जो भोजन जो हमें एसिड देता है, जो खाद्य पदार्थ हमें एसिड देते हैं, वो है मीठा और चॉकलेट्स, चीज, पनीर बहुत ही एसिडिक है, फास्ट फूड, जंक फूड, बेक्ड फूड्स, डबल रोटी, कड़क चाय, कड़क कॉफी,
सोडा, शराब। अब कई लोग समझते हैं कि पेपरमिंट अगर पी लेंगे, पेपरमिंट का अर्क, तो हमारी एसिडिटी ठीक हो जाएगी। उस समय तो ठीक हो जाएगी, पर 1 घंटे में वापस आ जाएगी। उसके बाद नारंगी का रस और बहुत ज्यादा नींबू, इससे भी एसिडिटी ज्यादा होती है। अगर नींबू खाना है तो सुबह को खाइए और अदरक मिला करके खाइए, तो इतनी ज्यादा एसिडिटी ना होगी। फिर अगर आप प्याज और टमाटर का रसा की सब्जी ज्यादा खा रहे हैं, तो भी आपको एसिडिटी ज्यादा होगी। तो अगर आपको एसिडिटी है तो रात के समय टमाटर और प्याज का रसा की सब्जी बिल्कुल न खाएं। फिर तो आपको पता ही है कि जितनी भी बाजार की बनी चीजें हैं, उनमें उनसे एसिडिटी बहुत होती है। तो फास्ट फूड, जंक फूड, मिठाइयां, तली हुई चीजें, इनका बहिष्कार कीजिए। सबसे जरूरी है कि खाना जरूरत से ज्यादा मत खाइए। कहते हैं जब हम खाना 20-30 मिनट में खाते हैं तो ज्यादा नहीं खा सकते, क्योंकि हमारे ब्रेन को सिग्नल आ जाता है कि पेट भर गया है। तो जो भी जल्दी खाते हैं वो जरूरत से ज्यादा खा लेते हैं। जो 56 भोजन है वो आप भगवान को चढ़ाइए और सब में मिल बांट कर खाइए, अकेले मत खा लीजिए। फिर मैंने आपको बताया कि कई खाने जो हमें फैक्ट्रियों से मिलते हैं, मांस ज्यादा है अगर खाने में, दूध ज्यादा है अगर खाने में, तो आपको एसिडिटी ज्यादा होगी। तो मांस और दूध एसिडिटी के लिए बहुत खराब है। हम समझते हैं दूध बहुत पौष्टिक है, लेकिन दूध के नुकसान भी बहुत हैं। और मैंने आपको जूस के बारे में बताया कि खास करके नारंगी का रस, जूस, टोमेटो का जूस, ये बहुत एसिडिक होते हैं। और सबसे बुरा जूस वो है जो आप बोतलों से ले रहे हैं, क्योंकि बोतलों में एसिड ज्यादा ज्यादा डाला जाता है, जैसे कि जूस खराब ना हो। तो समझ लीजिए बोतल का जूस जो है उसमें एक तो असली जूस नहीं है, उसमें एसेंस ज्यादा डाला जाता है, बाकी चीनी डाली जाती है, साथ में एसिडिक भी ज्यादा होता है। फिर सोडा जितनी भी होती हैं वो एसिडिक ज्यादा होती हैं। क्योंकि मैंने आपको बताया कि खास करके जो ब्राउन कलर की सोडा होती है, पेप्सी और कोका कोला, उसमें फास्फोरिक एसिड होता है और वो बहुत अम्लीय होता है। इससे एसिडिटी बहुत ज्यादा हो जाती है। अगर हम बुलबुले वाली कार्बोनेटेड सोडा ज्यादा पी रहे हैं तो पेट ज्यादा फूल जाता है और उसकी वजह से भी एसिड रिफ्लक्स ज्यादा हो जाता है। तो इसलिए अगर रात को एसिड में आप जाग के बैठ गए तो सोडा मत पीजिए, उससे बहुत ही नुकसान होगा, आपको कोई फायदा नहीं होगा। 1 घंटे तक तो आराम आ जाएगा, उसके बाद फिर से बेचैनी शुरू हो जाएगी। भोजन के साथ साथ हमें जीवन शैली पे भी बहुत ध्यान देना है, जैसे कि एसिड रिफ्लक्स ना हो। सबसे पहले तो सिगरेट को कम कीजिए और सिगरेट का बहिष्कार कीजिए, तो न कि एसिड रिफ्लक्स से भी बचेंगे, पर फेफड़ों की कैंसर से भी बचेंगे। प्राणायाम और व्यायाम जरूर कीजिए, जिससे हमारा डायफ्राम और मांसपेशियां शक्तिशाली रहें। जब बैठ रहे हैं तो झुक के मत बैठिए, अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा रखिए, क्योंकि जब हम झुक के बैठते हैं तो पेट पे दबाव ज्यादा आ जाता है। फिर मैंने आपको बताया कि खाना जरूरत से ज्यादा न खाएं, धीरे खाएं और कम खाएं। अगर खाना 20-30 मिनट तक खा रहे हैं तो काफी मात्रा में लार जो है हमारे आमाशय या स्टमक में पहुंचती है, और वो लार एल्कलाइन होती है, वो लार क्षारीय होती है। तो पेट का जो अम्लीय पाचन रस है उसको वो ठंडा कर देती है। इसीलिए खाना धीरे से खाना, 20 मिनट खाना बहुत जरूरी है, जैसे प्रॉपर मात्रा में हमारे मुंह की लार जो है वो पेट तक पहुंचे। फिर मैंने आपको कहा कि जूस ज्यादा नहीं पीना, क्योंकि उससे, और जूस को अगर बहिष्कार कर सकते हैं, फल खाएं तो ज्यादा अच्छा है। आप जूस सिर्फ बच्चे, बूढ़े और बीमार के लिए छोड़िए और खुद फ्रूट खाइए अगर आपको ईश्वर ने दान दिए हैं। रात को सोने से पहले टाइट कपड़े पहन के कभी न सोइए, हमेशा ढीले कपड़े पहन के सोइए। सिर का हिस्सा ऊपर रखिए 40-45 डिग्री। जितना भी हो सके दूध को कम कीजिए और अल्कोहल को कम कीजिए, शराब को कम कीजिए। और सबसे जरूरी चीज यह है कि कभी भी खाना 8 बजे के बाद न खाएं, सोने से 3 घंटे पहले खाएं। अगर खाना खा करके एकदम सो गए घंटे 2 घंटे के अंदर, तो एसिड रिफ्लक्स समझ लीजिए निश्चित है। तो मैंने आपको बताया कि घरेलू उपचार दवाई से भी ज्यादा आपके लिए काम आएंगे। तो अगर आपको एसिड रिफ्लक्स हो रहा है तो टम्स, रोलेट्स, दवाइयां, ब्लू पिल, पर्पल पिल, ये मत लीजिए। उसकी जगह हैरान होंगे आप, च्युइंग गम खाइए।
अगर आप च्युइंग गम खाएंगे तो इतनी लार पेट में जाएगी कि एसिड आपका शांत हो जाएगा। और ये मेडिकल साइंस में पूरी तरह से लिखा गया है कि च्युइंग गम एसिड रिफ्लक्स से आपको बचाएगा। इसका मतलब यही नहीं कि सारा दिन च्युइंग गम खा रहे हैं। अगर आपको एसिड हो रहा है तो च्युइंग गम खा लीजिए और 15 मिनट 20 मिनट तक उसको चबाइए और उसके बाद फेंक दीजिए। केला सबसे ज्यादा अच्छा है। सेब भी काम कर सकता है लेकिन केला ज्यादा अच्छा काम करता है क्योंकि बड़ी अच्छी कोटिंग कर देता है आमाशय पे, और आधा केला ही आपके लिए काफी है। सौंफ का पानी या सौंफ का मुखवास एसिड रिफ्लक्स का 1 तक इलाज है। और अगर एसिड रात को हो रहा है तो पानी का ग्लास पीजिए, आधा केला खाइए, च्युइंगम चबा लीजिए और थोड़ा मुखवास खा लीजिए सौंफ का। कभी भी बिस्कुट, सोडा और दूध इसका प्रयोग न कीजिए एसिड हटाने के लिए, क्योंकि ये सारी चीजें 1 घंटे तक तो पेट को ठंडा करेंगी और फिर से एसिड रिफ्लक्स वापस शुरू हो जाएगा। जिसको एसिड रिफ्लक्स है उसको मैं यही सलाह दूंगी कि रात के समय मूंग की दाल ही खाएं। चाहे तो वो साबुत मूंग हो, चाहे तो वो स्प्लिट मूंग हो, चाहे तो वो धुली हुई मूंग हो। मूंग दाल जो है पेट को बहुत ही ठंडा रखती है, तो रात के समय मूंग की दाल का प्रयोग ज्यादा करें। फिर अनाज कौन सा? मोटा धान। आपका अनाज जितना महीन होगा, गेहूं की रोटी जितनी महीन आटे से बनी होगी, उतना ही आपको एसिड होगा। सबसे अच्छा अनाज हमारे पेट के हाजमे के लिए है मिलेट्स, बाजरा। 6 या 7 तरह के बाजरा हमारे हिंदुस्तान में उगाए जाते हैं और एक से एक बढ़ करके आपके स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। बाजरा की एक सबसे अच्छी क्वालिटी ये है, विशेषता ये है कि वह एल्कलाइन है। तो यह तो ना कि आपको एसिड रिफ्लक्स में मदद करेगा, आपकी डायबिटीज भी घटाएगा, मोटापा भी घटाएगा, हार्ट डिजीज में भी आपको मदद करेगा, आपको कैंसर से भी बचाएगा। तो अगर आप बाजरा ज्यादा खाते हैं तो आपको बीमारी कम होगी। फिर अगर एसिड की बीमारी बहुत ज्यादा है तो रात के समय थोड़े चावल, मूंग दाल की खिचड़ी अगर खाएंगे तो पेट को बहुत आराम होगा। किसी भी हालत में अपने घर से सफेद चीनी निकालिए, क्योंकि ये एसिडिटी का और बीमारी का भी सबसे बड़ा कारण है। मैंने आपको बताया कि जिन भी चीजों में कैफीन है या बुलबुले, कार्बोनेशन ज्यादा है, वो आपको एसिडिटी ज्यादा देंगे। तो उसमें सोडास भी आती हैं, क्लब सोडा भी आती है। पर अगर आप उसकी जगह सौंफ का पानी बना के पिएंगे, रोज आप 1 या 2 लीटर पानी का जग बनना सौंफ का और इलायची डाल करके उसको थोड़ा सा उबाला दीजिए और उसको ठंडा करके पीजिए, तो आपको कभी भी एसिडिटी का प्रॉब्लम होगा नहीं, गायब हो जाएगी आपकी एसिडिटी। रात को सोने से पहले बिस्तर के पास सौंफ का पानी रखिए। रोज 1 या 2 लीटर सौंफ का पानी और इलायची मिला करके उसमें वो पानी बनाइए। सिर्फ 1 उबाला देना है, 2 उबाला देना है, ढक के रख देना है और उस पानी का प्रयोग करना है सारा दिन। चाय आपको पीनी है तो कड़क चाय की बजाय दिन में बेशक आप एक बार चाय पीने, उसमें दूध की मात्रा कम, चीनी की मात्रा कम, पर बाकी दिन अगर आप सौंफ की चाय पिएंगे तो आपको बहुत ज्यादा फायदा रहेगा। और आप दिन में 3-4 बार सौंफ की चाय पी सकते हैं। आप अगर हमारी वेबसाइट पे जाएंगे तो स्पाइस टी की रेसिपी आपको वहां पे मिलेगी और आप उसको, उसमें से आपको पता चल जाएगा कि आप इसमें क्या क्या डालना है। उसमें सौंफ डालना है, इलायची डालनी है, थोड़ी सी ठंड हो तो काली मिर्ची, उसमें थोड़ा सा दालचीनी, जिससे कि आपकी शुगर की मात्रा भी पे शरीर में कम रहे। तो इसमें कई अच्छी 4 या 5 चीजें हैं जो कि आपके लिए बहुत फायदेमंद है। एसिड रिफ्लक्स भी कम करेंगी और आपकी ब्लड शुगर को भी नीचे रखेगी। जैसे मैंने आपको बताया कि सूखा खाना, उससे दूर रहिए, क्योंकि सूखा खाना जो है उसको हजम करने में 16 से 24 घंटे लगते हैं। इसीलिए खाना जो है वो ताजा बनाएं। सूखा खाना, बाजार का खाना, तला हुआ खाना, उसकी मात्रा कम करें। अब मैंने आपको बताया था कि डायफ्राम मसल जो है, जो हमारे पेट के अंगों को और छाती के अंगों को अलग करती है, वो हमारे लिए बहुत ही आवश्यक मसल है। उसको हमें बहुत ही सशक्त रखना है। तो डायफ्राम को सशक्त रखने के लिए योगिक क्रियाएं बहुत अच्छी होती हैं। और आप हैरान होंगे कि मेडिकल साइंस में ये पब्लिश्ड है कि आपको अपनी डायफ्राम को स्ट्रेंथन करना है और आपको अपना एसिड रिफ्लक्स घटाना है, तो योगिक क्रिया आपको बहुत काम आएगी।
तो उसमें कई योगिक क्रियाएं हैं जो कि हमारे डायफ्राम मसल को सशक्त करती हैं। वो है उज्जयी, ब्रसिका, ओम चांटिंग, सुदर्शन क्रिया और कपाल भाती सबसे ज्यादा हमारे डायफ्राम को सशक्त बनाती है। ये इन क्रियाओं का एक और भी फायदा है, और ये रिसर्च कोलंबिया कॉलेज फिजिशियंस न्यूयॉर्क में की गई थी कि योगिक क्रियाओं से आपको मानसिक तनाव और बेचैनी भी बहुत कम हो जाती है। तो ये चीज अच्छी तरह से मेडिकल साइंस में भी रिसर्च की गई है कि इससे आपकी एसिड रिफ्लक्स भी कम हो सकता है, आपका मानसिक तनाव भी कम होगा और आपकी मन की बेचैनी भी कम हो जाएगी। तो प्राणायाम आप जरूरी करें रोज के हिसाब से। तो डायफ्राम मैंने आपको बताया बड़ी जरूरी मसल है हमारे शरीर के लिए। अगर ये डायफ्राम कमजोर होता है तो हाइटस हर्निया भी हो जाता है, जैसे मैंने आपको पहले दिखाया था, और स्फिंक्टर भी कमजोर हो जाता है, और स्फिंक्टर कमजोर हो जाता है तो एसिडिटी बहुत ज्यादा हो जाती है। तो कई सारी दवाइयां हैं पिछले 40 साल में बनाई गई हैं जो एसिड रिफ्लक्स के लक्षणों को दबाती हैं, बस लक्षणों को ही दबाती हैं, बीमारी का निवारण नहीं कर सकती, इसलिए रोज बरोज लेनी पड़ती हैं। और जब रोज बरोज 8 हफ्ते से ज्यादा समय लेते हैं तो शरीर के अंगों पर बहुत दुष्प्रभाव पड़ता है इनका। तो इनकी दवाइयों को हम 3 ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो एंटासिड, जैसे आप बाजार से जाते हैं एल्का-सेल्सर ले लेते हैं, जेलुसिल, मालाक्स, रोलेक्स, टम्स और कई चीजें। फिर उसके बाद 1980 और 90 में हिस्टामिन एंटागोनिस्ट नाम की दवाइयां आई, जैसे कि टैगामेट, रेनिटिडीन, पेप्सिड, एक्सिड इत्यादि। अब रेनिटिडीन को पूरा रेड फ्लैग, लाल झंडी दिखा दी गई है कि रेनिटिडीन लेने से आपको पेट की कैंसर हो सकती है। अब नई जो दवाइयां आई हैं पिछले 20 साल से, उनका नाम है प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स, पीपीआई। ये मत समझिए कि ये दवाइयां जो हैं वो आपके लिए हानिकारक नहीं है, ये सब दवाइयां भी आपके लिए हानिकारक हैं। इसीलिए जितना भी जल्दी हो सके इन दवाइयों को बंद कीजिए। और ये दवाइयां तो आप लोग के लोग जानते होंगे, प्रिलोसेक, प्रेवोसेट, प्रोटॉनिक्स, एसिफ्लेक्स, नेक्सियम इत्यादि। अब मैंने आपको बताया कि इन दवाइयों को लेने से हमारे आमाशय में कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम, विटामिन डी, B12 इनका शोषण या एब्जॉर्प्शन कम हो जाता है। तो अगर कैल्शियम की कमी है तो आपको ऑस्टियोपोरोसिस हो जाती है, फ्रैक्चर होने की आशंका बढ़ जाती है। मैग्नीशियम की कमी से आपकी मसल्स में गठन ज्यादा आ जाती है। B12 की कमी से एनीमिया हो जाता है, नर्व्स कमजोर हो जाती हैं। फिर मैंने आपको बताया कि अगर पेट में एसिड कम है तो प्रोटीन पचता नहीं तो बदहजमी हो जाती है। तो समझ लीजिए अगर आप एसिड की दवाई बहुत ज्यादा ले रहे हैं, नेक्सियम, प्रोटॉनिक्स, ये सब चीजें, तो आपको इंडाइजेशन 2 या 3 महीने में ही आ जाएगी। फिर आप समझते रहेंगे यही कि शायद एसिड बढ़ गया है, पर एसिड नहीं बढ़ा, एसिड बहुत कम हो गया है। फिर मैंने आपको बताया कि जीवाणु कीटाणु बढ़ जाते हैं, उसकी वजह से या तो पेट खराब हो जाता है, डायरिया हो जाता है, या कई बार निमोनिया भी हो जाता है, क्योंकि पेट के जो जो जीवाणु कीटाणु हैं वो ऊपर जब आते हैं तो हमारे फेफड़ों में चले जाते हैं। अब पिछले 5 साल के शोध ने यह बताया है कि इसका हमारे किडनीज पे बहुत, गुर्दे पे बहुत बुरा असर पड़ता है और किडनी फेल भी हो सकती है? तो ये इन चीजों पे आपने ध्यान देना है, आपकी स्मरण शक्ति भी कम हो सकती है। इसीलिए इन दवाइयों से जितना भी जल्दी हो सके छुटकारा लीजिए। तो आप इन दवाइयों से छुटकारा कैसे लें, इसके बारे में अब चर्चा करेंगे। तो ये सोच लीजिए कि अचानक अगर आप दवा बंद कर देंगे तो, और दूसरे इलाज शुरू नहीं करेंगे, घरेलू उपचार शुरू नहीं करेंगे, अपनी भोजन शैली नहीं बदलेंगे, तो आपको एसिडिटी वापस आ सकती है। तो इसके लिए जरूरी है कि जब आप ये दवाइयां ले रहे हैं तो साथ में साथ आप शुरू कर दीजिए कि आपका भोजन प्राकृतिक ज्यादा हो रहा है, आपकी जीवन शैली संतुलित कर रहे हैं, अपने मोटापे को कम करने की कोशिश करेंगे। पर अगर भोजन और जीवन शैली बदल गई तो मोटापा खुद ब खुद कम होता चला जाएगा। प्राणायाम क्रिया करें जैसे कि आपका डायफ्राम मसल स्ट्रांग हो और रिफ्लक्स कम हो जाए। दवाइयां उसके बाद कम करनी शुरू करें और धीरे धीरे करके खत्म कर दें। आपको सेब का सिरका बहुत ही ज्यादा काम आएगा आपको एसिड रिफ्लक्स में मदद करने के लिए। तो अब उसको कैसे लेते हैं इसके बारे में चर्चा करेंगे।
अब जो सेब का सिरका है ये थोड़ा सा एसिडिक होता है, तो अगर आपको बदहजमी के लक्षण हो रहे हैं जिससे आपको गलतफहमी हो रही है कि शायद एसिड रिफ्लक्स हो रहा है, तो समझ लीजिए आपको सेब का सिरका बहुत ही काम आएगा। तो अगर आपको दवाइयों से छुटकारा पाना है तो आपको अपने भोजन से पहले सेब का सिरका लेना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करना है कि खाने से आधा या 1 घंटा पहले 1 गिलास पानी में, छोटे गिलास में 1 या 2 चम्मच सेब का सिरका डालिए और उसको पी लीजिए। अगर आप सैलेड बना रहे हैं तो उसमें भी सेब का सिरका डालिए सैलेड में। साथ में थोड़ा सा जीरा पाउडर वगैरह डालेंगे तो भी वो अल्कलाइन हो जाएगा। तो इन दोनों चीजें करने से आपके पेट में एक तो बदहजमी भी दूर हो जाएगी, थोड़ा सा एसिड भी आ जाएगा, जिससे आपको प्रोटीन हजम करने में आसानी हो जाएगी। अब आखिर में मैं यह कहना चाहती हूँ कि हिपोक्रेटिस, जो एलोपैथिक मेडिसिन के पिता माने जाते हैं, उन्होंने कहा यह कि हमारे शरीर को पूरी शक्ति है कि वो अपना उपचार खुद ब खुद कर सके और अपने को स्वस्थ रख सके। उसको दवाई की जरूरत नहीं है अगर आप उसको ठीक भोजन देंगे, अपनी दिनचर्या को संतुलित रखेंगे। और एसिड रिफ्लक्स के मामले में तो घरेलू उपचार बहुत ही ज्यादा अच्छे काम करते हैं, आपको दवाई की कोई जरूरत नहीं है। मेरे ने अपने अनुभव में कई लोगों की एसिड रिफ्लक्स ठीक होते देखा है, सिर्फ भोजन बदल के, जीवन शैली को संतुलित करके और घरेलू उपचार लेकर के 10 या 15 दिन में ही एसिड रिफ्लक्स दूर हो जाता है। तो खत्म करने से पहले अपना स्वास्थ्य का स्लोगन से ही खत्म करूंगी, और वह है अन्न और दूध की मात्रा रखें कम से कम। अन्न और दूध की मात्रा रखें कम से कम। मांस और मीठा देते बीमारी का गम। कृत्रिम तेल से रहिए हमेशा दूर। शुद्ध तेल और घी है ताकत से भरपूर। पौष्टिक आहार और संतुलित दिनचर्या का रहे हमेशा साथ। अनुशासित व्यायाम और प्राणायाम तथा उपवास में रहे सदा विश्वास। इस ज्ञान के मोती से ही मैं आपसे विदा लूंगी।